का क्वेश्चन नंबर 2 है वो पढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी होती है। इसकी प्रणाली की 2 विधियाँ होती हैं, अंतर्दर्शन विधि होती है, बहिर्दर्शन विधि होती है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अंतर्दर्शन विधि को विस्तार से पढ़ा। आज हम बहिर्दर्शन विधि को स्टार्ट करते हैं। तो अंतर्दर्शन विधि में क्या होता था कि इंसान खुद अध्ययन करता था और खुद के बारे में अध्ययन करता था। उसके बाद बहिर्दर्शन जो विधि है उसमें अध्ययनकर्ता अलग होता है और जिसमें अध्ययन किया जाता है वो अलग होता है। तो ये बाहरी जो निरीक्षण करके हम जो तथ्य बनाते हैं वो बहिर्दर्शन विधि होती है। आज कोई भी घटना प्रस्तुत की जाती है, उस घटना के बारे में सामने वाला प्रतिक्रिया कैसे कर रहा है, तो उस प्रतिक्रिया का जो अध्ययन है वो इसमें किया जाता है बहिर्दर्शन विधि में। तो चलिए देखते हैं हम इसके कौन से तथ्य हैं। मनोविज्ञान का जब चेतना का ही अध्ययन करना माना जाता था तब तक अंतर्दर्शन विधि उपयुक्त थी। तो चेतना के अध्ययन में क्या किया जाता था, जो इंसान है वो खुद के बारे में ही अध्ययन करता था। तो तब तक ये अंतर्दर्शन विधि क्या थी, एकदम उपयुक्त थी। किंतु मनोविज्ञान की परिधि में जब से बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़ सभी आ गए तो इसमें चेतन अचेतन मस्तिष्क का अध्ययन होने लगा। चेतन मस्तिष्क कौन सा होता है, अचेतन मस्तिष्क कौन सा होता है, तथा विकृत और विक्षिप्त मस्तिष्क का अध्ययन भी मनोविज्ञान का विषय हो गया। तो अंतर्दर्शन विधि है वो पूर्णतः क्या हो गई, सिद्ध नहीं हुई, असिद्ध हो गई। तो उसके बाद सुधी मनोविज्ञानिकों ने नवीन पद्धतियों को खोज निकाला जो अधिक वैज्ञानिक थे। क्यों? क्योंकि अंतर्दर्शन विधि के जो फैक्ट थे वो तर्कपूर्ण थे, उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता था, उनमें वैज्ञानिकता का अभाव था। और उसके लिए धीरे धीरे जब चेतना का विकास है उससे अगर आगे बढ़े, हम व्यवहार के विज्ञान के रूप में आए तो मनोविज्ञान क्या हो गई, व्यवहार के विज्ञान के रूप में सामने आए, जिसमें बाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक क्या किया जाता था, सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जा सकता था और मूलतः जो इंसान का जो व्यवहार है वो उसका अध्ययन किया जाता था। तो उसके बाद जो अंतर्दर्शन विधि है वो धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई और उसके बाद बहिर्दर्शन विधि है वो शुरू हो गई। तो इसमें प्रथम बहिर्दर्शन पद्धति थी। बहिर्दर्शन पद्धति में निरीक्षण और परीक्षण दोनों विधियों को अपनाया जाता है। इसमें निरीक्षण, जैसे हम सामने वाले को देख रहे हैं कि सामने वाला व्यवहार कैसा कर रहा है, उसके बारे में तर्क, और सामने वाले की परीक्षा लेना, तो उसमें निरीक्षण और परीक्षण दोनों ही विधियों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अंतर्दर्शन पद्धति में अपनी ही मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, किंतु बहिर्दर्शन विधि में हम दूसरों की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ये हमने शुरू से इसके डेफिनेशन में पढ़ा था, लेकिन यह अध्ययन दूसरों के व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा व्यवहार कैसा कर रहा है, हम उसका आमने सामने देख के उसका निरीक्षण करते हैं और यह निरीक्षण करते हैं कि एक व्यक्ति क्रोधित अवस्था में किस प्रकार का व्यवहार करता है और उसके ऊपर क्रोध की कैसी प्रतिक्रिया होती है और उसमें क्या क्या शारीरिक परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार क्रोध जनित उसके अनुभवों का सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। अब किसी के क्रोध का अध्ययन करना है हमें, तो हम क्या देखेंगे कि सामने वाले को किस बात पे क्रोध आया है और क्रोध आने के बाद उसके बॉडी में क्या चेंजेस हुए हैं, उनके मानसिक प्रतिक्रिया में क्या चेंजेस हुए हैं, उसके हाव भाव है वो कैसे चेंज हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों का हम सामने निरीक्षण करते हैं, उसके बाद उन तथ्यों को हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो इसमें वस्तुतः हम उसके शारीरिक परिवर्तन को देखकर उसके पूर्व अनुमान के आधार पर उसके व्यवहार की व्याख्या करते हैं। तो हमारा अपना अनुभव अंतर्दर्शन द्वारा किए गए अपने मस्तिष्क के अध्ययन के ऊपर आधारित होता है। हम अपने पूर्व अनुभव के आधार पर यह जानते हैं कि क्रोध के समय आंखें लाल हो जाती है, भौहें थम जाती है, क्रोधित व्यक्ति गुस्से में चीखने लगता है तथा हाथों को इधर उधर फेंकता है। अतः जब किसी व्यक्ति को इस प्रकार के व्यवहार करते देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वह क्रोधित है। तो ये क्रोधित वर्ड ही कहाँ से होगा, ये पहले से चलता आ रहा है कि कोई इंसान है वो क्रोध जब उसको आता है तो वो ये प्रतिक्रियाएं करता है। अब सामने वाले को हमें नहीं पता कि वो किस बात पे गुस्सा है, अगर उसको गुस्सा आया हुआ है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है, वो हाथों को इधर उधर पटकता है, तो उसके शारीरिक हाव भाव को हम देख के एक आइडिया लगा लेते हैं कि सामने वाला क्या है, गुस्से में है। तो इस प्रकार ये अध्ययन है वो किया गया। उसके बाद देखिए
होते हैं, इसकी मेरिट्स होती हैं, वो क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके। बहिर्दर्शन विधि में उसकी मानसिक प्रक्रिया के साथ साथ उसकी शारीरिक दशा का भी अध्ययन किया जाता है। तो मानसिक प्रक्रिया का तो अंतर्दर्शन में भी किया जा सकता था, लेकिन उसमें शारीरिक प्रक्रिया का अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि खुद है वो इंसान खुद को नहीं देख पाता है। लेकिन बहिर्दर्शन विधि में मानसिक के साथ साथ उसकी शारीरिक अवस्थाओं का अध्ययन भी किया जाता है। उद्दीपक के प्रति व्यक्ति विषय के शरीर में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, नाड़ी मंडल किस प्रकार कार्य करता है, और इन सभी शारीरिक व्यापारों का अध्ययन कर सकते हैं। इससे हम किसी भी राष्ट्र के मानसिक स्तर, उसके नागरिकों की मानसिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का साहित्य, कला, विज्ञान का स्तर उस राष्ट्र के मानसिक स्तर का होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंट्री का कोई नागरिक है तो हम उसका निरीक्षण करते हुए हम आइडिया लगा सकते हैं कि इनका जो मानसिक स्तर है पूरी कंट्री के लोगों का वो कैसा होगा, और इनका जो साहित्य कैसा है, इनकी कला कैसी है। मतलब एक इंसान पे अगर हम निरीक्षण करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि यहाँ के सारे लोग हैं वो किस प्रकार के हैं। उसके बाद देखिए बहिर्दर्शन पद्धति के दो कौन से हैं, डिमेरिट्स क्या क्या हैं। इस पद्धति में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि बहिर्दर्शन अपने भावों, विचारों और चिंतन की अनुभूतियों को दूसरे के मस्तिष्क पर थोपना चाहते हैं। तो इस बहिर्दर्शन विधि में क्या होता है कि खुद के जो भाव है, विचार है, वो दूसरे पे थोपता है कि अगर उससे में मैं ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ तो सामने वाला भी वैसे ही प्रतिक्रिया करे। ये कोई ज़रूरी नहीं होता, सबका मानसिक डेवलपमेंट है, शारीरिक डेवलपमेंट है, वो अलग अलग होता है, सोचने समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये अगर हम अपना व्यवहार दूसरे पे थोपते हैं तो ये क्या होता है, इसकी डिमेरिट बन जाती है। किंतु यह आवश्यक नहीं कि परिस्थिति विशेष में जैसा बहिर्दर्शक सोचता है वैसा दूसरा भी विचारता हो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे हैं सामने वाला भी वैसा ही हो। हम दूसरे के मस्तिष्क का अध्ययन है वो पूर्ण वस्तुनिष्ठ वैश्विक एवं व्यक्ति निरपेक्ष है वो नहीं कर सकते, वरन अपने मस्तिष्क के पूर्व अनुभवों के आधार पर दूसरों की मानसिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन और उनकी व्याख्या करते हैं। अतः जब हम अपने मानसिक स्तर से भिन्न मानसिक स्तर वाले व्यक्तियों की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो अनुमान के कारण हमारे निरीक्षण का जो निष्कर्ष है वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो सकते हैं। मतलब अगर हम ये सोचते हैं कि हम किसी चीज़ पे कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो सामने वाला भी वैसे ही प्रतिक्रिया कर रहा होगा या उसे वैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए, तो इससे इसके जो परिणाम है वो अशुद्ध हो जाएंगे। मतलब हम सामने वाले को सोचने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं, उसका जो व्यवहार है वो क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, ताकि हम उसका निरीक्षण है वो ढंग से कर सकें कि सामने वाले का व्यवहार है उसमें चेंज क्या आ रही है, कैसा व्यवहार वो करेगा। तो इस तरह से ये क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, ताकि इसके जो रिजल्ट है वो शुद्ध हो। उदाहरण, एक प्रौढ़ बहिर्दर्शक जब किसी बालक, किशोर तथा किसी जंगली आदमी के व्यवहार की व्याख्या करता है तो वह व्याख्या गलत हो सकती है। अब एक प्रौढ़ किस तरह से व्यवहार करेगा, बालक किस तरह से करेगा और जो जंगली आदमी है वो किस तरह से व्यवहार करेगा, तो उन सबके जो व्यवहार है उन सब में क्या मिलेगा, हमें अंतर देखने को मिलेगा। तो क्योंकि बालक, किशोर, जंगली आदमी के मानसिक स्तर है वो अपने आप को बाहर लाना है, वो बहिर्दर्शक के लिए अत्यंत कठिन कार्य है। तो ज़रूरी नहीं कि बालक जैसा व्यवहार कर रहा है प्रौढ़ आदमी भी वैसा ही व्यवहार करे, और जो वो दोनों व्यवहार कर रहे हैं कि जंगली आदमी भी वैसा ही व्यवहार करे, तो ये हम नहीं सोच सकते। तो तीनों का व्यवहार क्या होगा, अलग अलग रहेगा, तीनों अलग अलग एनवायरनमेंट में रहे हैं, तीनों में एज डिफरेंस भी होगा, तो ये सभी चीज़ें मैटर रखती है। तो उनका जो अध्ययन करते हैं वो अध्ययनकर्ता के लिए क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, उसके जो तथ्य हैं वो गलत साबित भी हो सकते हैं। बहिर्दर्शन पद्धति में दूसरी कठिनाई यह है कि बहिर्दर्शक प्राय दूसरों के व्यवहार की व्याख्या करते समय अपनी पूर्ण जो धारणाएं हैं पूर्वाग्रह से प्रभावित हो जाता है। जैसे हम अपने किसी मित्र या स्वजन के व्यवहार का वर्णन करते समय उसकी बुराइयों को भूल जाते हैं। तो ये जो अध्ययन है ये क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। तो इसमें एक क्या करता है, जो अध्ययन करता है अगर वो खुद के परिवार के बारे में अध्ययन कर रहा है तो उनकी बुराइयों को नहीं लिखेगा, वो उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उन्हीं तथ्यों को लिखेगा। तो इस तरह से ये जो अध्ययन पद्धति है ये विफल हो जाएगी, हम उसका जो व्यवहार के जो तथ्य है वो सही साबित नहीं कर पाएंगे।
व्यवहार जैसा हो वैसा प्रदर्शित भी नहीं करे, ये भी कोई जरूरी नहीं। तो इससे ये फैक्ट क्या हो जाते हैं कि गलत हो जाते हैं। तो विषय अपनी आंतरिक अनुभूतियों को बाह्य मुद्रा और शारीरिक चेष्टाओं द्वारा अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट नहीं होने देता। तो कई बार उसका जो स्वभाव है उससे अलग वो व्यवहार कर रहा है, जैसा वो फील कर रहा है उससे अलग वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे ये अध्ययन पद्धति क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं विफल हो जाती है। वह अपनी मूल मानसिक प्रतिक्रियाओं को छिपाकर इस प्रकार से व्यवहार करता है कि बहिर्दर्शक उससे धोखा खा सकता है। तो अगर खुद की जो कोई बुरी विशेषताएं होती है तो वो उनको शो न करते हुए वो अच्छा व्यवहार करता है, तो जिससे अध्ययनकर्ता क्या हो जाता है, वो धोखे में आ जाता है, उसके व्यवहार का सही अध्ययन नहीं कर पाता, सही तथ्य है वो नहीं लिख सकता। तो इस प्रकार ये जरूरी नहीं कि सामने वाला जैसा व्यवहार कर रहा है अंदर से वो वैसा ही हो। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रयोग में बहिर्दर्शन की सहायता। ये शिक्षा में बहिर्दर्शन है वो हमारी कैसे सहायता कर सकता है, तो मनोविज्ञान के लिए बहिर्दर्शन है वो एक बहुत ही उपयोगी पद्धति है, और यह बहिर्दर्शन ही है जिसने शिक्षा में मनोविज्ञान के अधिकाधिक प्रयोग में सहायता पहुंचाई है। बहिर्दर्शन बालक के अध्ययन में एक विशेष एवं उपयोगी पद्धति के रूप में अपनाया जाता है। बाल मनोविज्ञान की सही जानकारी इस पद्धति द्वारा प्राप्त की जाती है, और यह जानकारी बालकों को उचित शिक्षा देने में पूरी सहायता पहुंचाती है। तो कई बार हम क्या करते हैं, हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम निरीक्षण करते हैं बच्चों का कि बच्चा सामने वाला जो व्यवहार कैसा कर रहा है, उसका जो बोलने का तरीका कैसा है, वो गुस्से में है या वो खुश है या वो दुखी है। तो ये सभी तथ्य है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, निरीक्षण विधि ही होती है हमारे पास। तो उस निरीक्षण विधि में हम बहिर्दर्शन पद्धति का प्रयोग है वो करते हैं। उसके बाद है मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण पद्धति क्या है, प्रयोगात्मक है। आज शिक्षा में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। यह पद्धति बहिर्दर्शन से अधिक विकसित और वैज्ञानिक है। इसमें परीक्षणों द्वारा निरीक्षण किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इस प्रकार हमने बहिर्दर्शन पद्धति को पढ़ा। तो शिक्षा में बहिर्दर्शन पद्धति की जो मुख्य भूमिका क्या होती है कि किसी और का अध्ययन है वो हम आमने सामने निरीक्षण के द्वारा हम उसके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, और उनके तथ्य है वो मनोवैज्ञानिक विधि से हम सही साबित करते हैं। तो दोनों ही जो विधियां हैं, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन, इसके अच्छी चीज़ें भी हैं तो इनके दोष भी हैं। भाई कई बार ऐसा होता है कि इनके जो तथ्य हैं वो गलत साबित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान की 2 विधियों को पढ़ा, अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो समाप्त होता है।